हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। तो कैसे हैं आप सब? और मैं मानती हूँ सभी जने अच्छे होंगे और दिवाली की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज आपका टॉपिक मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेपिटेडली भी आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसके पहले मैं आपको बोलूंगी, मैंने पुराने वीडियो लेक्चर में जो कूलॉम लॉ आपके लिए बनाया है, जाके आप उसको प्लीज देखिए। और एक और चीज, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं आपके लिए जितने न्यू वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आती जा रही हूँ सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और दिवाली आ रही है, मुझे पता है पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपकी जगह थी तो मेरा भी मन नहीं लगता था। बट अपने को दोनों चीजों को बैलेंस करना है, क्योंकि 4 दिन बाद दिवाली है तो 4 महीने बाद आपके एग्जाम्स भी हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। पर उससे पहले जाके आप देखिए पुराना वीडियो जिसमें मैंने आपके कूलॉम लॉ को डिफाइन किया है, क्योंकि कूलॉम लॉ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ कैसे समझ में आएगा। और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, आप मान के चलिए 2 नंबर में ये पक्का आएगा। और आपसे ये नहीं पूछेंगे डिराइव कूलॉम्स लॉ, आपसे क्वेश्चन आएगा डिफाइन कूलॉम लॉ एंड डिराइव इट इन वेक्टर फॉर्म। तो आप ये 2 नंबर में करके आएंगे ना तो आपको कंप्लीट पूरा नंबर मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर 1 है ना, तो इसमें से अपन जैसे मान के चले कि एक तो देखो सबसे पहले कूलॉम लॉ, फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, एक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक है आपका गॉसियन लॉ। और गॉसियन लॉ की है ना 3 एप्लीकेशन है। देखो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो गॉसियन लॉ है उसके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को एक बार आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके। और जो गॉसियन लॉ की 3 एप्लीकेशन है ना, जिनके डेरिवेशन है, तो वो भी चांसेस होते हैं कि मेजर क्वेश्चन में आए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो टॉप चैप्टर है ना आपका, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो मतलब मैं आपको करीबन करीबन सारे ही कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि अब थोड़े से और बाकी है, 1-2 टॉपिक, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में। देखिए सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब 11 जो कि अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए सब, तो वेक्टर वो होता है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है ना। नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, थर्ड जो ट्रायंगुलर लॉ को भी फॉलो करता है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको अपन कहेंगे मैग्नीट्यूड होएगा, डायरेक्शन होएगा और ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करेगा, उसको अपन बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ में अपन क्या करेंगे, जो अपन ने कूलॉम लॉ का फोर्स निकाला था ना, उसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। उसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या किया है बेटा, देखो 2 एक्सिस लिए हैं, एक एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, दूसरा एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब उसमें अपन क्या करेंगे, दो चार्जेस को कंसीडर करेंगे। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस वन योर एक्स एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे अपन ने आपके दो चार्जेस कंसीडर करा। एक चार्ज मैंने आपका लिया है दैट इज Q1, एक चार्ज मैंने यहाँ पे आपका लिया है दैट इज Q2, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है ये है ओरिजिन पॉइंट। अब Q1 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो हो गई आपकी, ओरिजिन ही मान लेना ये, है ना, ठीक है। ओरिजिन से हो गई ये R1 वेक्टर, ठीक। Q2 की डिस्टेंस ओरिजिन से आपकी हो जाएगी R2 वेक्टर, ठीक। अब आती है ये डिस्टेंस, Q1 से Q2 की डिस्टेंस, ये आपका पॉइंट हो जाएगा A, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका B, ठीक है। अब देखो ये A से B में जो होएगा ना आपका डायरेक्शन, जो वो हो जाएगा आपका R1 2, ठीक है। और B से A जो होएगा दैट इज R21, ठीक। अब देखिएगा ये, अब Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। अब Q1 पे जो Q2 के कारण फोर्स लगेगा उसको अपन बोलेंगे F12, दैट इज F12। और Q2 पे जो Q1 के कारण फोर्स लगेगा दैट इज F21, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूं, देखो सबसे पहले अपन ने देखा F12,
तो देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी अपन कोई सा भी अगर अपन डेरिवेशन करते हैं ना बेटा, उसमें तो थ्योरी थोड़ी बहुत लिखना चाहिए। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिख दो, और थोड़ा बहुत लिख दो कि ये क्या है वो क्या है, क्योंकि पता है अपन सीधे होता है ना मैथमेटिकली पूरा डेरिवेशन कर देते हैं, पर थोड़ा थ्योरी नहीं लिखते। तो एग्जाम टाइम में एक तो अपन सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता, और अपन अपनी एग्जाम में भी अगर ऐसे लिख के आते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बस अपन लिख दिया है, तो वो थोड़ा ऐसा लगा कि अपन रट के चले गए, पर अपने को चीजें समझना चाहिए। और जो भी आपका डायग्राम है ना उसकी पूरी थ्योरी लिख दिया करें, ठीक है। तो F12 है, दैट इज द, इसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। अब इस चीज को याद रखिएगा, जिसके कारण जिस पे हो रहा है उसको अपन पहले लिखते हैं, जिसके कारण हो रहा है उसको अपन बाद में लिखते हैं। तो ये मैं आपको ना साइड में लिख देती हूँ, जिससे आप है ना इस चीज को भूलिएगा मत। तो मैं आपको साइड में लिख देती हूँ कि किस तरीके से याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट आपको रखना है जिस पे हो रहा है फोर्स, उसको पहले लिखेंगे। सेकंड पे आप जो लिखेंगे जिसके कारण हो रहा है, उसको आप सेकंड पे लिखेंगे, ठीक है। F12, ठीक है। अब अपन लिखेंगे आपकी थ्योरी सबसे पहले इसमें, Q1 and Q2 are two charges distance of, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ डायग्राम की थ्योरी लिख रही हूँ ना, डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम ऑरिजिन इज R1, ठीक। एंड डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम ऑरिजिन इज R2 वेक्टर, ठीक है। ये चीज मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये बस थ्योरी लिख दी, ठीक है। अब अपन सबसे पहले लिखेंगे F12 को, कि F12 आपका कितना होएगा इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्ज लिखेंगे Q1 Q2। अब देखा जाए तो अपन डिस्टेंस कौन सा लिखेंगे, ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे। देखो ए बी डिस्टेंस है आपकी, ये तो है R12, और बी है वो है कितनी आपकी R21, ठीक। अब देखो आपका जो F12 फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जा रहा होगा ना, अपन उसी वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्टेंस में लिखेंगे। तो उस साइड कौन सा वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है R21, तो अपन क्या लिखेंगे इसके डिस्टेंस में, R21 का स्क्वायर, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को लिखनी है कि ये वेक्टर है, बताने के लिए क्या लिखना है, R21 कैप। पता है क्यों लिखेंगे, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज अपन इसलिए करते हैं जब भी अपने को किसी चीज का डायरेक्शन बताना होता है ना, तो अपन उसमें यूनिट वेक्टर करते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए काम आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया R21, और अपने को पता है कि यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला जो भी होता है, देखो मैं आपका जो भी ब्रैकेट में लिखती हूँ ना, तो वो मैं आपके लिए ये लिखती हूँ कि रिमाइंडर के लिए आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखा है। देखो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है देखो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब अपने को इसको भी अगर कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, तो अपन R21 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। आप क्या करेंगे, ये जो है ना आपकी अबाउ इक्वेशन में पुट कर देंगे F12 में, तो लिखेंगे अपन, आप देखिए स्टेप, हर स्टेप को मिसिंग नहीं करना, लिखना हर चीज को है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब अपन गो थ्रू करेंगे ना, तो अपने को पता क्या लगेगा कि ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। इससे बेटर है कि थ्योरी थोड़ी बहुत लिख ही दो, तो थ्योरी लिखने के बाद थोड़ा लगता भी अच्छा है कि हाँ अच्छी तरह डेरिवेशन करा है, बच्चे को समझ में आया है, ठीक है। तो होएगा पुट R21 इन अबाउ इक्वेशन, ठीक। अब अपन आपकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, हो जाएगी आपकी इक्वेशन F12 वेक्टर, वेक्टर का साइन जरूर लगाइएगा क्योंकि अपन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, ठीक है। और R21 कैप की जगह अपन क्या लिख देंगे, दैट इज R21 वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब दो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 है तो R21 का क्यूब हो जाएगा, तो F12 विल बी लाइक F12 will be like 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2। अब ये क्या हो जाएगा, R21 का क्यूब, ठीक है। और ये आपका R21 वेक्टर, ठीक है। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैं बंद कर देती हूँ। ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ F12। सिमिलरली अब अपन देखेंगे F21। अब देखो Q1 पे फोर्स लगा Q2 के कारण, तो Q2 पे भी तो Q1 फोर्स लगा रहा होगा ना, तो अब अपन क्या निकालेंगे, F21 निकालेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर F21, ठीक है। मैं F21 को भी लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि मैम ने क्या आपको पढ़ाया था। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब इसको अपन जब लिखेंगे ये हो जाएगा आपका F21। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्ज एज इट इज लिखेंगे Q1 Q2। अब देखो अब डिस्टेंस क्या आएगी, दोबारा आपके डायग्राम में आती हूं मैं। देखो अब F21 है आपका, वो इस डायरेक्शन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है R12। तो अपन जो डिस्टेंस लेंगे ना ये R12 वाली लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे R12 का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर जरूर लिखिएगा। यूनिट वेक्टर के कारण ही ये वेक्टर क्वांटिटी हुई है, क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक वेक्टर क्वांटिटी कैसे। और यूनिट वेक्टर अपन ने क्यों लिखा है, यूनिट वेक्टर इसलिए लिखा है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मत मिस कीजिएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं R12 कैप पे। सिमिलरली जैसे अपन ने वो फॉर्मूला पढ़ा था, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो सिमिलरली R12 कैप को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। फिर मैं आपकी स्टेप लिखती हूं, पुट R12 कैप इन इक्वेशन, इन अबाउ इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी F21 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। चार्ज तो होएगा वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा Q1 Q2, डिस्टेंस ये वाली अभी ऐसे ही रहेगी R12 का स्क्वायर, और अपन R21 का कैप को पुट कर देंगे यहाँ पे R12 वेक्टर अपॉन R12। दोबारा ये स्क्वायर है तो अब क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन, तो ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, और R12 का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दैट इज क्यूब, और ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर, ठीक है। इसको मैं दे देती हूँ आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अपन ने दोनों का वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। देखो अपन ने, मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ए बी है वो, ए बी है R12 और बी ए है R21, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, वैक्टर की फॉर्म में है तो मैं इसको लिख दूंगी। तो इट विल बी लाइक R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, ठीक, ठीक है। तो ये आपका मैंने लिख दिया R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। अब अपन इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये वाली जो R12 है इसको अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो R12 की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो अब आपका F21 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, अभी मैं स्टेप लिखना मैं खुद भी मिस कर गई, पर आप मिस मत कीजिएगा, देखो है ना, पुट R12 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये आपका F21 क्या हो जाएगा, आपका F21 हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाए
एप्सिलॉन Q1 Q2। देखो मोड लगा हुआ है तो इसमें तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिस्टेंस है तो वो तो अपन कहेंगे कि वो तो ऐसी कैसी रहेगी, उसमें तो नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसको अपन लिख देंगे दैट इज R21 का क्यूब, है ना। अब इधर है, इधर दिक्कत आएगी, इधर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक। अब इसको मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा आपका F21। वेक्टर जरूर लगाइएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि अपन वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं ना। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस हो जाएगा ना अभी, देखो Q1 Q2 R21 का क्यूब, ठीक, और R21 वेक्टर। और ये तो F12 है। अपन इक्वेशन नंबर 1 को देखें अगर बिना नेगेटिव साइन के, तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, ये तो F12 है, ठीक है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इससे अपने को पता चला कुलॉम लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब छोटे थे वो आप पुरानी क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। ठीक है। तो इतनी सी लाइन में जरूर लिख देती हूँ, कुलॉम लॉ agrees with Newton's third law। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। अब देखो आपने अगर ऊपर तक भी डिफाइन करा है ना इसको, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तक वेक्टर फॉर्म में, तो ठीक है। बट मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि वेरीफाइड कि हाउ कुलॉम लॉ अग्रीज विद न्यूटन थर्ड लॉ, तो फिर तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा और F21 इज इक्वल टू माइनस F12 तक जरूर करिएगा, है ना। बट अगर आपने करा तो आप वहां तक भी करते हैं तो डेट इज ओके। बट अगर ये वाली लाइन आ जाती है तो पूरा लिखना पड़ेगा, और वो मेजर में क्वेश्चन आएगा अगर इतना आ जाता है तो। ठीक है। अब मैं बताऊं आपको सबसे पहले तो कि आपका गॉसियन लॉ है, जो गॉसियन लॉ आपका पुराना जो मैंने वीडियो अपलोड करा है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड करूंगी वो गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन करूंगी, क्योंकि एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके मेजर क्वेश्चंस में। तो मैं उनको अपलोड कर दूंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो मुझे डाउट बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मुझे मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। ठीक है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी दिवाली।